शांत हो जाओ, बात नहीं। बताओ लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम, ये हेडिंग था। और इस हेडिंग में हमने 2 या 3 फिगर्स पढ़े थे कॉन्टिन्यूअस सिस्टम्स के लिए, जिसमें एक रॉड था, या इसको वायर मान लो, जिसकी लेंथ L गिवन थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी P पॉइंट पे, जो कि उसके एक एंड से A डिस्टेंस या R डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस लिए हो उस डिस्टेंस पे था। ठीक। दूसरा तुमने पढ़ा था सेमी सर्कुलर रिंग, और उसके सेंटर पे निकाला था, जिसका रेडियस R दिया था और उस पर चार्ज Q था। तीसरा आपने निकाला था क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि क्या कहते हैं, 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी और दोनों को हमने ऐड किया था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था। ठीक है, ये टोटल 3 फिगर हम पढ़ चुके हैं। और अभी हमारा अगला जो फिगर है, या जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम में, वो है फाइनाइट, चौथा लिख लेना इसको, लीनियर रॉड का तो हम पढ़ चुके हैं, बट एक थोड़ा सा अलग केस का है फाइनाइट लीनियर रॉड से। मतलब एक ऐसा रॉड जिसकी लेंथ तो एक गिवन होगी, फाइनाइट लेंथ में होगा, और एक पॉइंट जहाँ पे हम P पॉइंट लिए थे, वो P पॉइंट ऐसे उसके एक्सिस पे लाई कर रहा था, मगर यहाँ पे कुछ अलग होगा, थोड़ा ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है ये हमारे पास एक रॉड है, L लेंथ का, लेंथ यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैपिटल L लेंथ का ये रॉड है, और यहाँ से एकदम बीच में नहीं, ये बीच, एक ध्यान देना, यहाँ से L/2 L/2 एकदम बीच में नहीं पॉइंट ले रहा हूँ मैं, पॉइंट थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर कहीं भी ले सकता हूँ, बस बीच से हट के मैं कहीं पे एक पॉइंट ले रहा हूँ जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और मैंने वो पॉइंट P यहाँ पे कंसीडर्ड किया है। दिखाई दे रहा होगा, ये बीच में नहीं है, बीच में होता तो क्या होता अभी ये बात बताते हैं, बट अभी फ़िलहाल में देखो, ये P पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, वो P पॉइंट इस रॉड से A डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, और यहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। रॉड का लेंथ L है, और इस पे चार्ज जो है कॉन्टिन्यूअस बैठे हुए हैं, टोटल चार्ज Q है जो इस रॉड पे है। हमसे पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है P, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्या करोगे, कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान से समझो, समझना थोड़ा ध्यान से। मैं सबसे पहले तो एक एलिमेंट कट करूँगा, एक छोटा सा एलिमेंट कट करूँगा, और उस एलिमेंट का यहाँ से डिस्टेंस बना लूँगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँगा। ठीक, इस एलिमेंट पे चार्ज dq होगा, और वही एलिमेंट अगर मैं नीचे से लगाए ऊपर तक दौड़ा देता हूँ तो क्या पूरा रॉड कवर हो जाएगा? समझ रहे हो? बट एलिमेंट जब कट करोगे तो थोड़ा सा देखो, कुछ चीज़ें चेंज होगी। मैं यहाँ पे एलिमेंट कट कर दिया, ये है एलिमेंट छोटा सा, जिसमें पहले एक जहाँ पे कट किए हो वो इस एक्सिस से, जहाँ से गिवन है वहाँ से कितना डिस्टेंस ऊपर जाके कट किए हो, तो ये तुम्हें मानना पड़ेगा कुछ। मैं मान लेता हूँ L डिस्टेंस, X डिस्टेंस, जो भी मानना है मान लो। और अगर ये L माने हो
तो ध्यान से देखो, इसका भी कुछ छोटा सा डिस्टेंस होगा ना, ये छोटा सा इसका लेंथ होगा। इसके लेंथ को क्या मैं dl मान लूँ, और इस पे चार्ज क्या होगा, dq। क्या dq मान सकता हूँ। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब तुम इसको यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना, तो ऐसे ड्रॉ होगा। ध्यान से देखो, ये बना, ये बना, ऐसे बनेगा। और इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस dq की वजह से होगा, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगा, एकदम जैसे ये चल रहा है। अरे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, dE होगी। क्लियर है इतनी बात। अब तुम सोच रहे होगे कि सर इससे क्या फ़ायदा होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ। इस dq को अगर मैं यहाँ से चलाना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ऐसे देखो, ये जो लाइन बनी है, इस लाइन को मैं ऐसे घुमा के 0 डिग्री पे ला दूँ, और यहाँ से मैं घुमाते 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 घुमाते, ये पॉइंट यहाँ फिक्स है, यहाँ से घुमाते 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 यहाँ एकदम इंड तक लेते जाऊँ, तो क्या इस रॉड का यहाँ तक का चार्ज कवर हो जाएगा। और यहीं से इस dq को यहीं से पकड़ के अगर घुमाते घुमाते मैं नीचे तक ले जाऊँ, यहाँ तक, तो क्या रॉड का इधर का चार्ज कवर हो जाएगा। और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे लाइन से मिलते जाएंगे, और उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। समझ रहे इतनी बात। तो इंटीग्रेशन में थोड़ा ध्यान से देखो कि तुम्हें इंटीग्रेशन में वेरिएबल क्या दिख रहा है, क्योंकि किसको इंटीग्रेट करना है। क्या हमें एंगल वेरिएशन कर रहे हैं, अरे एंगल को ही तो चेंज कर रहे हो, 0 डिग्री से उठाए हो और थीटा तक ले गए हो, कहीं थीटा तक ले गए हो ऊपर, और यहाँ से एंगल वेरी किए हो, फिर एक थीटा तक ले गए हो नीचे। तो 2 एंगल तुम्हें लेके चलना है। तो एक लोअर लिमिट हो जाएगी और एक कौन सी हो जाएगी, अपर लिमिट। मतलब अगर नीचे से चल रहे हो, देखो ध्यान से, नीचे चल रहे हो तो क्या θ1 मान ले, और ऊपर चल रहे हो तो क्या θ2 मान ले। समझ गए। या नीचे को अल्फा मान ले, ऊपर को क्या मान ले, बीटा मान ले, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट ध्यान देना, एंगल वाला खेल थोड़ा समझना। ये रे है और इस रे को अगर तुम ऊपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हो तो जो एंगल बनता है क्या वो पॉजिटिव में होता है। और अगर इसी रे को तुम क्लॉकवाइज घुमाने लगे, ऐसे घुमाने लगे, मतलब ये रे ऊपर से नीचे की तरफ घूम के आ गई, तो जो एंगल बनता है वो क्या हो जाता है, माइनस में। मतलब लिमिट लेते समय ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ, तो क्या ये हमारा एंगल निगेटिव में चलने लगेगा, और ऐसे चलेंगे तो एंगल किस में चलने लगेगा, पॉजिटिव। उल्टा लिख रहे हो। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ध्यान देना। क्लॉकवाइज क्या होता है, ये क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज किस में चल रहे हो, क्लॉकवाइज किस में चल रहे हो, ऊपर वाले में ना। अरे ऊपर वाला क्लॉकवाइज जा रहा है भाई, देखो जाएगा ना ऊपर वाला, तो ये वाला एंगल किस में रहेगा, निगेटिव में, और ये वाला एंगल किस में रहेगा, पॉजिटिव। तो हम ऐसा काम करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ लेते हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ इसको हम ऐड, मतलब ऐसे एक लाइन कंस्ट्रक्शन का बना लेते हैं। और ये कितना एंगल ऊपर ले जाके बनाए हैं, तो अभी हम लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस ए है, और मैं यहाँ से फाई एंगल ऊपर ले जाके डी क्यू कट किया हूँ, फाई, ठीक। इसमें जो छोटा सा एंगल बना है उसका भी नाम दे देता हूँ, डी फाई है। यहाँ से कितना एंगल ऊपर ले जाना है, 0 डिग्री से उठा के यहाँ तक ले जाना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा। ये एंगल हम मान लेते हैं कुछ θ1 है, और यहाँ से यहाँ तक फिर नीचे ले जाना है, ये एंगल मैं क्या मान लेता हूँ, θ2 है। किसको इंटीग्रेट करना है, इसी फाई को एक बार θ1 तक ले जाना है, और इसी फाई को एक बार कहाँ तक ले जाना है, θ2 तक ले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी मिला है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी मिला है, इसके भी 2 कंपोनेंट ब्रेक होंगे। अगर ये फाई है तो ये भी क्या रहा होगा, फाई रहा होगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा, डी ई कॉस फाई, और नीचे की तरफ क्या चल रहा होगा, डी ई साइन फाई। इसमें कोई कैंसल आउट नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें सिमेट्रिक है। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर यही सिमेट्रिक होता, कब होता, जब यही पॉइंट मैं यहाँ से नीचे लिया हूँ, अगर एकदम बीच में ले लेता, तो क्या आधा ऊपर आधा नीचे सिमेट्रिक हो जाता क्या,
समझ रहे हो इतनी बात? उस केस में क्या ये नीचे वाला ऊपर वाले कंपोनेंट से कैंसल आउट हो जाता? क्लियर है? इसीलिए मैं बीच में नहीं लिया, बीच में लेता तो क्या होता ये तुम समझ गए हो। मगर ये जब थोड़ा सा पॉइंट नीचे हो उस केस में तुम लोगे तो डी साइन फाई को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी कॉस फाई को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब इंटीग्रेशन अगर तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो तुम्हें इसको भी पहले तुम इसको इंटीग्रेट कर लो, नेट मिल जाएगा एक्स एक्सिस का, और इसको इंटीग्रेट कर लो तो तुम्हें किस एक्सिस का मिल जाएगा? वाई एक्सिस का। और दो वेक्टर कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे। तो क्या नेट पता चल जाएगा तुम्हें? क्लियर है इतनी बात? तो पहले इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक बार तुम्हें ई एक्स एक्सिस का निकालना पड़ेगा, मतलब डी ई कॉस फाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और एक बार किस एक्सिस का निकालना पड़ेगा? वाई एक्सिस का, और इसके लिए साइन फाई लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी समझ लो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा बुक में परपेंडिकुलर और पैरेलल भी लिखा जाता है। रॉड के परपेंडिकुलर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? रॉड के परपेंडिकुलर क्या ये वाला है? तो क्या हम इसको एक्स एक्सिस वाले को परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं? और रॉड के पैरेलल क्या ये चल रहा है? तो इसको हम क्या वाई एक्सिस वाले को क्या लिख सकते हैं? पैरेलल। समझ गए हो ना? एक्स एक्सिस वाले को ई परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस वाले को ई पैरेलल भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है? डी क्या है? डी पहले निकाल लो। डी में क्या क्या आ रहा है? वेरिएबल कौन कौन से हैं उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन में हमें थीटा लेके आना है। लिमिट में थीटा है, मतलब एंगल वेरिएबल है, बट एंगल वेरी करते समय कई चीज़ें वेरी करेंगी। ध्यान से देखो क्या क्या। पहले तो एंगल वेरी करते समय ये एल, स्मॉल एल वेरी कर जाएगा, करेगा कि नहीं? अरे ये डी क्यू उठ के अगर यहाँ चला गया तो क्या एल इतना बड़ा हो जाएगा? समझ गए? अगर तुम ये एंगल वेरी करा रहे हो, 0 से लेके थीटा 1 तक जा रहे हो, तो क्या ये एल वेरी नहीं करेगा? करेगा। और एल के साथ ये डिस्टेंस देखना थोड़ा, ये डिस्टेंस अगर हम x मान लें तो क्या ये डिस्टेंस भी वेरी करेगा? अभी ये x है, अगर थोड़ा सा ऊपर डी क्यू होता तो क्या x और चेंज हो जाता, और ऊपर यहाँ काट देते तो क्या और चेंज हो जाता, मतलब x भी वेरिएबल होगा। तो कई चीज़ें वेरिएबल है, बट हमें इंटीग्रेशन थीटा के टर्म में ही करना है, इसीलिए इसमें रिप्लेस करना ज़्यादा पड़ेगा। जैसे डी क्यू को तो करना ही है, फिर डी एल को भी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद x को हटाना है, फिर किसमें स्मॉल l को हटाना है, तब जाके कहीं काम बनेगा। ठीक है, चलो अब देखो कैसे क्या करना है। पहले d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू बताओ कितनी होगी? k चार्ज कितना है? dq, और d कहाँ पे है? यहाँ है ना? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x, तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर। क्या d मिल गया है यहाँ पे? अरे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? k q अपॉन r स्क्वायर। तो k q कितना है यहाँ पे? dq, और r की जगह पे क्या लिया गया? x, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए, dq को हटाने के लिए लैम्डा के पास जाना पड़ेगा। लैम्डा क्या होता है? टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। रॉड का पूरा लेंथ कितना था? l था। ठीक है, अब आओ छोटे से चार्ज के लिए क्या लिखेंगे? लैम्डा की वैल्यू dq बाई dl। तो क्या dq की वैल्यू कितनी मिलेगी? लैम्डा इंटू dl। क्या ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया? थर्ड। थोड़ा ध्यान से देखो, dq से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसमें dl आ रहा है, तो क्या dl को भी हटाना पड़ेगा। dl को हटाने के लिए हमें इस ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। ट्रायंगल कौन सा? तो इसको मैं बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये l है, ये a है, और ये x है, और यहाँ पे जो एंगल बना है फाई है। देख लीजिए क्लियर, पहले दिखाई दे रहा है? l है, a है, x है, और एंगल कितना बना है? फाई बना है। क्या मैं यहाँ से tan फाई निकाल सकता हूँ क्या? tan फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस l अपॉन a। क्या a को इधर भेज दूँ तो a tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? l। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू फाई, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई, बोथ साइड, दोनों तरफ, तो बताना क्या होगा? a को छोड़ दोगे, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू l का डिफरेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में करना है,
तो क्या dl अपॉन डी फाई हो जाएगा। डी फाई को इधर भेज दोगे तो a सेक स्क्वायर फाई डी फाई इधर आ जाएगा, तो क्या dl की वैल्यू मिल जाएगी। ये मिले dl की वैल्यू। dl की वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 3 में, मतलब इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं। क्लियर है इतनी बात। बट यहाँ पे देखो dl की वैल्यू उठा के चलो रख देते हैं। अब बताओ dq कितना आया, फाइनली dq कितना आया। लैम्डा dl की जगह पे क्या रखे हो, a सेक स्क्वायर फाई डी फाई हो गया। ये हमारी डी क्यू मिल गया। अब x देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू k डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर रख देते हैं। k को छोड़ दो, डी क्यू की जगह पे पूरा रख दो और एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बोला कि हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना होगा, तो इंटीग्रेशन है -θ1 से लेके +θ2 तक, यही है ना। तो लिमिट यहाँ लिख लो, -θ1 से लेके +θ2 तक, -θ1 से लेके +θ2 तक। तो इंटीग्रेशन करोगे जब, तो इंटीग्रेशन में डी फाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डी फाई, तभी तो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस फाई है, वेरिएबल फाई है, कहीं आया अभी, वहाँ आ गया डी फाई। मगर एक चीज़ ध्यान से देखो, अभी भी वेरिएबल एक चीज़ बच जा रहा है। जैसे डी की वैल्यू में तुम्हें सारी वैल्यू पुट कर लो, चलो आओ, d इज इक्वल टू के डी क्यू की जगह पे लैम्डा a सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन में कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। क्या x वेरिएबल नहीं है, अरे x वेरिएबल है, तो क्या इस ट्रेंगल से फिर x को भी हटाना पड़ेगा। x को हटाने के लिए ट्रेंगल को देखो, क्या मैं cos फाई लिख सकता हूँ, cos फाई बताओ कितना होता है, बेस अपॉन, अब बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, a अपॉन cos फाई, और 1 अपॉन cos फाई को क्या sec फाई बोल सकते हैं क्या, मतलब x की वैल्यू मिल गई, यहाँ रख दे, x की वैल्यू कितनी मिली है, a sec फाई, तो स्क्वायर है तो क्या a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई हो जाएगा। a से क्या एक a खत्म हो जाएगा, sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई क्या खत्म हो जाएगा। फाइनली d की वैल्यू कितनी मिली है, k लैम्डा डी फाई अपॉन में a। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, e परपेंडिकुलर में कितना है, -θ1 से लेके θ2 तक, d की जगह पे k लैम्डा डी फाई अपॉन में a, और इनटू में क्या है, cos फाई। क्या क्या कांस्टेंट है, k लैम्डा a, ये तो फिक्स डिस्टेंस है ना, ये थोड़े वेरी करेगा, तो ये सारे कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएंगे। k लैम्डा a, अंदर ओनली बचेगा डी फाई एंड कॉस फाई, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन फाई, लिमिट θ1 से लेके कहाँ तक, θ2 तक, -θ1 है ये, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है। तो k लैम्डा अपॉन में a, अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन θ2 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन θ1 माइनस में, और साइन माइनस को बाहर निकाल देता है क्या, तो माइनस आके बाहर क्या कर देगा, प्लस। क्या ये हमारे पास मिल जाएगा ई परपेंडिकुलर, समझ गए हो। अभी बस ई परपेंडिकुलर मिला है, अब इसी तरह क्या ई पैरेलल निकालेंगे, तो अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ई पैरेलल के लिए फिर तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, डी ई साइन फाई। क्या डी की फाइनल वैल्यू निकाले हो, रखो, कितनी है, के लैम्डा डी फाई अपॉन में ए, इनटू में क्या है, वहाँ देखो साइन फाई है, -θ1 से लेके कहाँ तक, θ2 तक। क्या इसमें से भी के लैम्डा ए बाहर आ जाएगा। साइन फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस, तो क्या ई पैरेलल की वैल्यू के लैम्डा अपॉन ए बाहर आ गया, माइनस कॉस, माइनस को भी बाहर ले लो, कॉस फाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट,
अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस के लेमडा अपॉन ए, अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना होगा कॉस थीटा 2, लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना होगा कॉस माइनस थीटा 1। क्या कॉस माइनस थीटा 1 को बाहर निकालेगा? नहीं। तो क्या इसके पास माइनस साइन देखो बाहर है और ये माइनस को खा जाएगा, मतलब खत्म कर देगा। कॉस माइनस को बाहर नहीं निकालता है, मतलब गायब कर देता है। तो क्या कॉस थीटा 1 ही केवल बच जाएगा। अब ये माइनस जब इंटर करेगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं के लेमडा अपॉन ए, ये पॉजिटिव हुआ तो इसको पहले कॉस थीटा 1 और निगेटिव हुआ तो इसको बाद में। क्या ई पैरेलल मिल गया? अब ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों के नेट पता चल गए हैं, समझ गए हो? दोनों के नेट पता चल गए हैं। तो क्या इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो क्या इनका रिजल्टेंट निकल जाएगा? अरे दो वेक्टर पता है और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो क्या उनका नेट पता चल जाएगा? क्या वही नेट रिजल्टेंट होगा? तो अब उसको निकालेंगे क्या? नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कुछ वैल्यूज नंबर में आएगी, इसकी वैल्यू नंबर में आएगी, और जब उसको सॉल्व कर लोगे नंबर में तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री रख के सॉल्व करना। मतलब ऐसे लिखोगे ई नेट इज इक्वल टू कितना? तो ई नेट इज इक्वल टू होगा ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस 2 ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल इंटू में कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितने डिग्री है? 90। तो क्या है पूरा जीरो हो जाएगा। देन कितना बच जाएगा? ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर ई पैरेलल का स्क्वायर, यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। तो यहाँ करके छोड़ देंगे क्योंकि अब इसमें इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये नंबर बढ़ा जाएगा। ये बस हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे कि जब न्यूमेरिकल आएगा तो थीटा 1 थीटा 2 पता होगा, ए पता होगा, लेमडा पता होगा, लेमडा नहीं पता होगा तो चार्ज पता होगा। देखो ध्यान से, लेमडा की फाइनल वैल्यू कितनी है? Q बाई एल। तो क्या चार्ज और उस रॉड का लेंथ दिया था मैंने, उठा के वैल्यू Q और L यहाँ पे रख देना लेमडा की वैल्यू। ये पूरा ई परपेंडिकुलर आ जाएगा, ई पैरेलल आएगा, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट में जोड़ दोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, फाइनाइट लीनियर रॉड्स है ये।
हाँ, बोर्ड के लिए ही इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद भी जो बताने जा रहे हैं वो भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। यही दो मेनली बोर्ड में पूछे भी गए हैं ज़्यादा। फाइनाइट लीनियर रॉड्स जो है और एक जो अभी सर्कुलर रिंग पढ़ने जा रहे हैं जिसके एक्सिस पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बस एक दो स्टेप कहीं याद करने पड़ सकते हैं कि वही भूलने वाली चीज़ है। और प्रैक्टिस में रहेगा तो आपको 4-5 फिगर पढ़े हो 2-4 बार अभी घर पे जाके रिपीट करोगे, याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर दे रहा हूँ, नोट कर लो पहले जल्दी, उसके बाद सुनो थोड़ा ध्यान से क्या करना है, कहाँ पे दिक्कत होगी, जहाँ से फंसोगे वहाँ पे आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो। वैल्यू में आप ए एक्स एल कहीं कुछ भी ले सकते हो। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ले लिया तो फार्मूला बन गया है, तो रट के नहीं बैठना है वो फार्मूला। मैंने जो लिया उस हिसाब से मेरा फार्मूला बना है। आप लोगे यहाँ पे ए की जगह पे हो सकता है आर ले लो तो आपके फार्मूले में आर आएगा, ठीक है। तो बस ये समझना है कि सर ने ए कहाँ लिया था, हमने ए कहाँ लिया है, ठीक है। चलो थोड़ा ध्यान से देखो, बस क्वेश्चन में दिया क्या था। क्वेश्चन मतलब या डेरिवेशन कह लो, इसमें हमें एक रॉड दिया था जिसका लेंथ कितना था, कैपिटल एल था, ठीक। और उसके सेंटर से थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट मतलब एक लाइन पास कर रही थी जो कि पी पॉइंट पे जाके रुक रही थी, और इसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इस कॉन्टिन्यूस चार्ज से जिस पे टोटल चार्ज क्यू था, ठीक है। और ये लाइन ए लेंथ के बराबर थी, मतलब ए डिस्टेंस पे ही निकालना था यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लीजिए। जो छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कट करोगे वो एलिमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो कि डी होगा, और उसके लिए हमें दो लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी। जो छोटा सा एलिमेंट होगा उस पर चार्ज भी छोटा होगा, उसका लेंथ भी छोटा होगा, और ये इस पॉइंट से कितने ऊपर जाके कटा होगा, कैपिटल एल था तो ये स्मॉल एल हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये कितना इस एक्सिस से जो ये एंगल, ये जो लाइन बनी है इस लाइन से कितना ऊपर जाके तुमने लिया है इसको, डी मतलब फाई एंगल ऊपर जाके लिया है। तो बीच में जो छोटा सा एंगल बन रहा है उसको क्या ले लेंगे, डी फाई ले सकते हैं, ठीक है। फाई डी फाई नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको एक लाइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे दो लाइन बना दिया क्योंकि देखो कहीं पे डी फाई इसकी वजह से नहीं आया है, डिफ्रेंसिएशन की वजह से डी फाई आया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैंने ऐसे दो लाइन बनाए हैं ना, आप दो लाइन नहीं बनाना चाहते हो तो आप एक ही लाइन बना लो। क्या ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई होगा। बाकी यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल फाई हुआ, इसके दो कंपोनेंट डी कॉस फाई डी साइन फाई हो गए। अच्छा ये कितना ऊपर लिए हो, फाई लिए हो, इसको कहाँ तक ले जाना है, और तो मैं मान लेता हूँ यहाँ तक। तो क्या यहाँ तक जाने के लिए इस लाइन पे टच करना पड़ेगा, तो इस लाइन का एंगल हमने क्या ले लिया है, θ1। और ध्यान से देखो इसी लाइन को फिर नीचे तक भी ले जाना है क्योंकि यहाँ भी चार्ज है, तो नीचे तक ले जाने के लिए कौन सा एंगल ले लिया हूँ, θ2, ठीक। अब हमें इंटीग्रेशन जब करना होगा तो इंटीग्रेशन में ध्यान देना होगा कि हमें परपेंडिकुलर और पैरेलल दो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, बिकॉज ये कैंसल आउट नहीं होंगे। तो मैं एक परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लेता हूँ। दोनों की वैल्यू ये है और लिमिट हमें पता चल गई है कहाँ से कहाँ तक जाना है, किसको प्लस लेना है किसको माइनस है तुम्हें पता है। क्लॉकवाइज चल रहा है तो निगेटिव, एंटी क्लॉक चल रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस केस में -θ1 निगेटिव हो गया, θ2 पॉजिटिव हो गया, दोनों जगह आ गया। अब यहाँ पे डी को पहले हटाओ, डी को हटाते समय डी होता है के चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो चार्ज है डी क्यू और डिस्टेंस यहाँ से कितने का है, एक्स, तो क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी की वैल्यू मिली। इसमें डी क्यू बिना काम का है, डी क्यू को हटाना है तो उसके लिए लैम्डा के पास जाएंगे। लैम्डा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम छोटे से डी क्यू की बात करेंगे तो डी क्यू अपॉन डी एल होगा लैम्डा। यहाँ से डी एल इधर आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब डी एल भी किसी काम का नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन में ध्यान से देखो कि θ1 θ2 लिखा है तो कहीं ना कहीं वेरिएबल फाई है या थीटा है। तो इस केस में हम बात करेंगे तो हम एक ट्रेंगल बना लेंगे, जो ट्रेंगल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो एल, ए और एक्स ये इसके परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस हो जाएंगे। एंगल फाई का बन रहा है, यहाँ से tan फाई लिखेंगे और tan फाई को इधर बेस के इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ। डिफ्रेंशिएशन में a को ऐसे छोड़ दिया, tan फाई का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई और l का डिफ्रेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो जाहिर सी बात है dl बाई डी फाई हो जाएगा। डी फाई इधर चला आएगा, dl की वैल्यू मिल गई, उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में।
डी क्यू की वैल्यू हमें फाइनली मिल गई वैल्यू पुट करने पे। अब बताओ डी क्यू मिल गया, डी क्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो के और डी क्यू की जगह पे पूरी वैल्यू यहाँ रख दी गई है। अपॉन में है एक्स स्क्वायर जो कि वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ये एक्स वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, तो एक्स वेरिएबल है, तो एक्स को हटाने के लिए फिर इसी ट्रायंगल से कॉस फाई निकाला, ए अपॉन एक्स, एक्स इधर चला गया, ए अपॉन कॉस फाई, 1 अपॉन कॉस फाई सेक फाई कहलाता है, तो ए इंटू सेक फाई हो गया। ए इंटू सेक फाई वैल्यू है एक्स की, रखेंगे क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, ए से ए कट जाएगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, नीचे ए के बचा है, ऊपर के लेमडा डी फाई बचा है जो कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये फाइनल डी की वैल्यू मिली, एक बार यहाँ उठा के पुट कर दो, एक बार यहाँ उठा के पुट कर दो, और इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, ठीक है। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, जो कांस्टेंट है बाहर आया, इंटीग्रेशन लिमिट पुट किया, ये वैल्यू उठा के वहाँ पुट किया, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के बाद से लिमिट पुट किया, ये वैल्यू मिली। ये हमें ई फाइनल परपेंडिकुलर मिला, ई पैरेलल मिला। ये अभी नेट नहीं है, नेट निकालने के लिए दोनों के बीच में एंगल्स देखेंगे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों वेक्टर हैं, तो इनका नेट निकालना है। तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस 2 ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल कॉस 90, ये 0 हो जाएगा। बाकी ये वैल्यू दोनों जो भी होगी उठा के यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ दिया जाएगा, रूट में लग जाएगा, ठीक है। ये फाइनल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब हमें अगला देखना है सेमी सर्कुलर रिंग और उसके सेंटर वाली एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगला हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड at a axis of center of ring। ठीक है, एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पे, और कौन से एक्सिस पे, जो सेंटर से पास कर रही हो। थोड़ा ध्यान से देखो, रिंग हम कैसे बना सकते हैं, रिंग आपकी तरफ फेस करके बनाए तो ऐसे दिखाई देगा। सपोज करो मैं ऐसे रिंग बनाने जा रहा हूँ, ये रिंग, क्लियर है इतनी बात। मैं रिंग ऐसे भी बना सकता हूँ, बट ऐसे बनाऊँगा तो सेंटर वाली एक्सिस तुम्हारी तरफ जाएगी ना, मुझे तो बोर्ड पे बनाना है, तो बोर्ड पे बनाना है तो मैं क्या ऐसे बनाऊँगा रिंग, और इसके सेंटर से रिंग जो एक्सिस पास करेगी, क्या वो एक्सिस कहीं यहाँ जाएगी, और इसी पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए हो, ये रिंग ऐसे बना हुआ है और उसके सेंटर से ये पॉइंट जो कि पी पॉइंट यहाँ है, इसी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये आर रेडियस का रिंग है, कैपिटल आर। कितने डिस्टेंस पे निकालना है, ए डिस्टेंस, बार बार वही ले रहे हो, ए डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला रट के मत बैठो, बुक में आर माना हो एक्स माना हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जो भी वैल्यू मानी, इसको स्मॉल आर मानना है मान लो, इसको आर मानना हो कैपिटल आर मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आप समझ के करो। अब देखो क्या करना है, समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, बस इतनी चीज़ें दी हैं, और ये सर्कुलर रिंग है, इस पे चार्ज बैठा है, तो क्या चार्ज चारों तरफ ऐसे बैठा होगा। अब मैं इस पे बहुत सारे चार्ज नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे छोटे छोटे कई जगह बस चार्ज दिख रहा, ये चार्ज यहाँ पे पूरा रिंग पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब सुनिएगा, मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा डी क्यू कहीं कट करता हूँ और उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा डी क्यू। तो मान लो मैं यहाँ पे डी क्यू कट करता हूँ, ध्यान देना इस बात का, रिंग ऐसे है, इसके ऊपर एक छोटा सा डी क्यू कट किया और उस लाइन को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा, नाम क्या होगा इसका, डी ई होगा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान देना, तो क्या यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा जो कि थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा। क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है। अब सुनिएगा, ये जब
ये जब तुमने डी क्यू यहाँ कट किया है, इसी डी क्यू को पूरे रिंग पे दौड़ाना है, तभी तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलता जाएगा। डी क्यू को ऐसे दौड़ाना है तभी पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और सबको जोड़ देना है। बट ध्यान दो कि तुम जब दौड़ाओगे तो यहाँ पे मिरर इमेज बन सकता है, क्योंकि ये रिंग है तो आधा हिस्सा सेम होगा इसका। तो जब दौड़ते हुए ये नीचे आएगा, यहाँ आएगा, बस सोचना यहाँ आएगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इसको नीचे वाले को बनाना नहीं, अभी मिटा देंगे हम, बस समझाने के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे जब दौड़ते हुए आएगा ये डी क्यू, तो क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलेगा, एंगल थीटा यहाँ बनेगा, और ये डी इधर है तो इसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, तो कि डी साइन थीटा से डी साइन थीटा कट जाएगा क्या। मतलब हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें बस किसको इंटीग्रेट इसमें करना पड़ेगा, डी साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, बिकॉज मिरर इमेज बन रहा है इसमें। क्लियर है इतनी बात। बाकी देखे थे किस में बना है मिरर इमेज, किस में नहीं, तो ये चीज़ ध्यान देना भाई। हम इसमें बस इंटीग्रेशन किसका लेके चलेंगे, डी कॉस थीटा। मुझे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी कॉस थीटा को। अब मुद्दा ये है ना कि सर किस चीज़ में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट उमिट क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें लिमिट क्या लगा पाओगे, थीटा चेंज हो जाएगा, सोच के देखो, थीटा चेंज होगा, ये आर चेंज होगा, क्या ये ए चेंज होगा, क्या ये अगर एक्स मानते हैं इसको तो क्या ये एक्स चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, सब यहाँ पे कांस्टेंट है। तो भाई किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, बता रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर थीटा क्यों नहीं चेंज होगा, एक्स क्यों नहीं होगा, आर ए तो छोड़ दीजिए, इन दोनों में बताइए। तो थोड़ा ध्यान से देखो, सपोज करो ये रिंग है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये रिंग है, और इस रिंग में चारों तरफ से एक कड़ा ले लो, चूड़ी ले लो, और इस चूड़ी में चारों तरफ से धागा बांध दो, और सारे धागे को एक बराबर काटो, और यहाँ पे कहीं बीच में पकड़ लो, एकदम सेंटर में। ये सारे धागे हैं, अभी बस 1 और 2 दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे धागे यहाँ पे जब तुम पकड़े होगे तो क्या एकदम सेंटर पे सारे धागे एक इक्वल एंगल बना रहे होंगे सेंटर वाली लाइन से, और सबका लेंथ भी तो बराबर होगा x। मतलब इसमें सब कांस्टेंट है, r, a, x, थीटा सब कांस्टेंट है, वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है। तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे पूरे क्लोज लूप के लिए, मतलब इसमें बस dq ही वेरिएबल है, वही dq जुड़ता जाएगा। मतलब इसमें हम इंटीग्रेशन करते समय सबको हटा देंगे, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल देंगे, बस बचेगा अंदर क्या, dq की वैल्यू रख देंगे। मतलब इसमें लैम्डा उम्डा का काम ही नहीं आएगा, छोटा सा इंटीग्रेशन है। d की पहले वैल्यू निकाल लो, बताओ d की वैल्यू कितनी आएगी, चार्ज यहाँ पे कितना लिया है आपने, dq, तो क्या k dq अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो क्या x स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू, क्लोज इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज मतलब पूरे लूप के लिए, समझ रहे हो ना, ये पूरा लूप है, पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे d की जगह पे कितना है, k dq अपॉन में x स्क्वायर इंटू में कितना है, cos थीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, थीटा भी कांस्टेंट है, cos थीटा हटा दो, चलो मैं हटा देता हूँ cos थीटा को। यहाँ से देखो ध्यान से, क्या एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना एक ट्रेंगल, अगर ये ट्रेंगल है तो इसमें cos थीटा बताओ कितना होगा, a बाई x होगा क्या। तो क्या cos थीटा की जगह पे क्या रख दूं, a बाई, क्लियर है। सब कांस्टेंट बाहर निकाल लो, आओ, k a x q, बस अंदर क्या बचा, dq, पूरे क्लोज लूप के लिए। और dq पूरे क्लोज लूप के लिए, समझ रहे हो, मतलब dq ऐसे पूरे क्लोज लूप के लिए करोगे तो क्या टोटल चार्ज q हो जाएगा, dq जुड़ रहा है ना, अरे इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, तो जोड़ रहे हो तो सारे चार्ज जुड़ते क्या नेट चार्ज q हो जाएगा। मतलब क्या इसको q केवल लिख सकते हैं, तो क्या हम लिखेंगे k a अपॉन एक्स क्यू इंटू में क्या हो जाएगा, q। क्लियर है इतनी बात। और ये क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बट एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, मगर एक चीज़ ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन में
आपसे बस क्या क्या दिया था, एक रिंग जिसका रेडियस r है और कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस पे टोटल चार्ज कितना है, q है। बस यही तो दिया था। क्या मैं x दिया था क्या? नहीं। तो क्या x हटाना पड़ेगा ना, इसमें x आया है तो x को क्या हटाना पड़ेगा, तो x को हटाओ। क्या पाइथागोरस लगा सकते हो क्या उस ट्रायंगल में? देखो ध्यान से, पाइथागोरस लगेगा। अगर पाइथागोरस लगेगा तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगी क्या? तो लिखेंगे यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू कितना, के ए क्यू अपॉन में नीचे कितना है एक्स क्यू, और x की वैल्यू बोला कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1/2, और उसका पावर कितना है 3, तो क्या है 3/2 लिख सकते हैं क्या इसको? समझे हो? अरे रूट में आता है ना पाइथागोरस में, तो 1/2, और यहाँ पे तो क्यूब है, हमने तो केवल x की वैल्यू निकाली, क्यूब करेंगे तो क्या 3/2 हो जाएगा वो। ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही है इस सेमी सर्कुलर रिंग के, सॉरी पूरे रिंग की सेंटर वाली एक्सिस पे। अब देखो सारी वैल्यू तुम्हें पता है, क्या a दिया था, a दिया था, r दिया था, टोटल चार्ज दिया था, के तुम्हें पता है, क्या रख के तुम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। यस। एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से सुनना, एक रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बोलो भाई, 0 होता है। रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस a दिख रहा है, ये यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था P पॉइंट पे। अगर मैं इस P पॉइंट को सेंटर पे लाना चाहता हूं तो किस डिस्टेंस को 0 करूंगा, a को। मतलब क्या a को 0 कर दूं तो मैं सेंटर पे आ जाऊंगा? मतलब अगर हम a को 0 पे लाते हैं, मतलब a को 0 मानते हैं, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, एट अ सेंटर। तो a को 0 करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 आ रही है? यस आ रही है, क्योंकि ये ऊपर 0 है। 0 रखोगे तो क्या पूरे को 0 बना देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। एक बात और सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसीलिए मैं 2 केस बता रहा हूं मैं। अगर मैं इस a को इतना बड़ा कर दूं, इतना बड़ा कर दूं कि बहुत दूर से मैं देखूं, तो क्या वो मुझे रिंग एक पॉइंट चार्ज दिखने लगेगा? केवल एक चार्ज दिखेगा Q, dq दिखेगा क्या? नहीं, केवल एक चार्ज दिखेगा Q। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/r²। यहां पे डिस्टेंस a है, तो क्या KQ/a² आना चाहिए? चेक करते हैं। मतलब अगर हम किसको बढ़ा रहे हैं, a को, किसके कंपैरिजन में, रेडियस के। अरे रेडियस तो वही रह रहा है, बढ़ कौन रहा है, a। मतलब a इज मच 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 ग्रेटर देन r, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, r छोटा ही रह जा रहा है। तो क्या r को निगलेक्ट कर देंगे? अरे a बहुत मीटर में चला गया और ये मिलीमीटर में है, तो क्या है 0 हो गया, तो इसको हटा दो, ये हट गया, मतलब इस फॉर्मूले में 0 कर दो इसको। बताओ ई नेट की वैल्यू कितनी हो गई, KAQ/r 0 हो गया, तो ओनली क्या बचेगा, a² का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, AQ, a से a कैंसिल, कितना आ गया, KQ/a²। क्या पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही आता है क्या? समझ रहे हो? मतलब यही रिंग पॉइंट चार्ज की तरह भी बिहेव कर रहा है और रिंग की तरफ, जब हम a को इधर उधर वेरी कर रहे हैं। तो क्लियर है इतनी बात? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, नोट कर लो और दोनों केसेस वहाँ पे लिख लेना। बट इसमें डेरिवेशन कुछ है नहीं, 2 लाइन का डेरिवेशन है, फिगर बना लो, नोट करो जल्दी।
हो गया? जल्दी नोट करो। रुक जाओ, अभी हम भी चल रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन एक बनता है आर्क पे। अभी तो मैंने आपको सेमी सर्कुलर रिंग दिखा दिया, मैंने आपको क्या दिखाया, क्वाड्रेंट दिखाया, रिंग के एक्सिस पे दिखा दिया। मान लो मैं रिंग और ये सब हटा के मैं एक आर्क दे देता हूँ। आर्क का मतलब समझ रहे हो, मतलब ना वो सेमी सर्कुलर रिंग है ना क्वाड्रेंट है, एक आर्क है जिसका लेंथ गिवन है। उस केस में मैंने आपसे पूछा कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क। जिस आर्क का रेडियस आर है और उसके आर्क के लेंथ पे चार्ज क्यू प्लेस्ड है, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क। अब ये कोई भी आर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे छोटा सा थोड़ा सा मिस्टेक है, सही करना, एट अ सेंटर ऑफ एनी आर्क, किसी आर्क के सेंटर पे। ध्यान से देखो, इसमें अब डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो और सारे कोई भी आर्क होगा तो फॉर्मूला यही अप्लाई करना। ये आर्क है हमारा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये आर्क है। यहां पे एंगल हम मान लेते हैं कुछ भी, थीटा बना हुआ है। कितना एंगल बना हुआ है, थीटा। इस पे चार्ज कितना है, क्यू। चार्ज कितना है, क्यू, और आर्क का लेंथ होता है, तो जाहिर सी बात है इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको किससे डिनोट किया जाएगा, लैम्डा से। समझ रहे हो ना। और इसका रेडियस है, क्योंकि आर्क है तो रेडियस कितना होगा, आर का। तो फॉर्मूला कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और चार्ज सारे यहीं पे बैठे रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, के लैम्डा 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। 2k लैम्डा, ध्यान से देखो सब चीज दिया है, k को छोड़ दो, k तो कांस्टेंट है, लैम्डा पता है इस रिंग का, इस रिंग कह रहे हैं आर्क का, रेडियस पता है, थीटा पता है। क्लियर है इतनी बात। इस फॉर्मूले में रख दोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब एक बार सोच के देखो, ध्यान से सोचो, क्या मैं तुम्हें सेमी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड बताया हूं, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताया हूं, कितना आया था देखोगे थोड़ा, वैसे देखना तो नहीं चाहिए, याद होना चाहिए, बट देख लो, बताओ कितना है, 2k लैम्डा बाई आर, यही आया है ना। किसका आया है, सेमी सर्कल का। क्वाड्रेंट का बताओ, क्वाड्रेंट का बताओ, √2, फाइनल बताओ, ये आया है, √2k लैम्डा बाई आर आया है। किसका आया है ये, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, सुनो। हम इसी फॉर्मूले से सेमी सर्कल का और इसी फॉर्मूले से क्वाड्रेंट का निकालते हैं। बताओ क्वाड्रेंट में थीटा कितना होगा, क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या 90 डिग्री लेंगे, और सेमी सर्कल के लिए थीटा कितने डिग्री का होगा, 180। तो यहाँ 180 पुट करो, अगर थीटा 180 होगा तो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 180 बाई 2, 90, और साइन 90 मिल गया, यही मिला है। और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या क्वाड्रेंट बनेगा, क्या अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या क्वाड्रेंट बनेगा,
उस केस में हम क्या इसी फॉर्मूले में 90 रखेंगे, 90/2 साइन 45 क्या 1/√2 होता है। तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे 2k लैम्डा अपॉन r, और यहाँ पे क्या 1/√2 होगा। ऊपर वाले 2 को क्या √2 इंटू √2 लिख सकते हो, √2 से √2 कैंसिल हो गया, फाइनल कितना आ गया √2k लैम्डा बाई, क्या यही क्वाड्रेंट का बना है। मतलब इसी फॉर्मूले से किसी भी आर्क का निकाल सकते हो, सेमी सर्कल हो क्वाड्रेंट हो, मेन फॉर्मूला यही है। तो न्यूमेरिकल जब बनेगा तो इसी पे क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन करेंगे कल, नोट कर लो इसको हेडिंग डाल के।